नमस्कार साथियों, मैं प्रदीप जैन राइज एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आपका वेलकम करता हूं। और आज हम लेकर आए हैं कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस रिलेटेड टू पटवारी। लेकिन इससे पहले मैं आपको कुछ महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन या महत्वपूर्ण जानकारी देना चाहता हूं जो पटवारी और अन्य एग्जाम्स को लेकर। ये हमारी एक बुकलेट है जिसमें महत्वपूर्ण क्वेश्चन दिए गए हैं बहुत सारे। प्रैक्टिस बुक है ये, प्रैक्टिस बुक नंबर 1। देखिए, ये मार्केट में अवेलेबल है। इंदौर में ही मास्टर जेरोक्स और भी कई फोटो सॉफ्ट्स पर ये उपलब्ध है। आप लोग ये कलेक्ट कर सकते हैं। इसमें लगभग बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। हर सेगमेंट से क्वेश्चन दिए गए हैं, चाहे वो नाउन हो, एडजेक्टिव हो, वर्ब हो, एडवर्ब हो, प्रपोजिशन हो, कंजंक्शन हो। हमने सभी जगह से इन क्वेश्चंस को कलेक्ट किया है, सभी टॉपिक से, और आपकी बहुत हेल्प करेंगे ये क्वेश्चंस पटवारी, एमपीएसआई, जेल प्रहरी और फॉरेस्ट गार्ड में। देखिए, इसके अलावा एक बुकलेट और भी है जो पढ़ने के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छा है। इसको हम स्टडी मटेरियल के रूप में बोलते हैं। इसको बोलते हैं स्टडी मटेरियल। देखिए, इसमें ये कंटेंट दिए गए हैं, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव। ये पढ़ने के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छी है। नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रपोजिशन, कंजंक्शन, टेंस, क्वेश्चन टैग, आर्टिकल, वॉइस, नरेशन, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, पंक्चुएशन, फ्रेज, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, कंफ्यूजिंग वर्ड्स और वोकेबुलरी का एक कलेक्शन है। ये पढ़ने के लिए ठीक है। अगर आपको इसके अलावा प्रैक्टिस बुक भी है। अगर कोई विद्यार्थी एसएससी की तैयारी कर रहा है, एसएससी में सीएचएसएल है, एसएससी सीजीएल है, एसएससी मेंस है, एमटीएस है, तो उनके लिए हमारी ये एसएससी वोकेबुलरी की बुक बहुत उपयोगी है। इसमें से क्वेश्चन बाहर नहीं जाते हैं। इसमें हर लेवल के क्वेश्चंस हैं। इसमें वन वर्ड्स है, इडियम्स है, एंटोनिम्स है, सिनोनिम्स है। देख सकते हैं आप इसके कंटेंट्स को। ये बुक है और ये मार्केट में अवेलेबल है। बहुत ही रीजनेबल कॉस्ट पर मिल जाएगी आपको। ठीक, अब हम अपने क्वेश्चंस पर वापस, हमारा जो मेन मिशन है कि महत्वपूर्ण क्वेश्चंस आपके सामने लेकर आना है जो एग्जाम में आपकी हेल्प करें। ठीक, पहला क्वेश्चन, चूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ टेंस फॉर द गिवन सेंटेंस। ड्रंकन ड्राइविंग मैनी एक्सीडेंट्स। मैनी एक्सीडेंट क्या आएगा? बाज कॉजिंग, कॉजिंग, कॉजेस, या इज कॉजिंग, या कॉज। इसका आंसर आएगा बी वाला। इसका आंसर होगा बी। क्या होगा? कॉजेस। क्योंकि जब जब हम ड्रिंक करते हैं तो ये हैबिचुअल फैक्ट है। तो ड्रिंकन ड्राइविंग कॉजेस मैनी एक्सीडेंट, क्योंकि ये सब्जेक्ट सिंगुलर है और इसका आंसर आएगा बी। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। चूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ एक्सप्रेशन टू कंप्लीट द सेंटेंस। आई मस्ट टेल यू अबाउट ऑन माई अराइवल इन लंदन। देखिए, इंसिडेंट्स और इवेंट। इंसिडेंट का मतलब होता है वारदात या कोई घटनाक्रम, लेकिन इवेंट का मतलब होता है, पॉजिटिव सेंस में हम लोग इवेंट का यूज करते हैं, बट इंसिडेंट एक नेगेटिव होता है और एक्सीडेंट पूरी तरह से नेगेटिव दुर्घटना होती है। तो एक्सपीरियंस और एक्सपेडिशंस। एक्सपेडिशंस का मतलब होता है कोई साहसिक या लंबी यात्रा होती है, उसे हम एक्सपेडिशंस कहते हैं। और इस एक्सपीरियंसेस का मतलब होता है अनुभव। तो आई मस्ट टेल यू अबाउट माई एक्सपीरियंसेस ऑन माई अराइवल इन लंदन। तो इसका आंसर आएगा सी वाला। एक्सपीरियंसेस होगा, ना कि एक्सपेडिशंस होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ एक्सप्रेशन टू कंप्लीट द सेंटेंस। ही रिसीव्ड अ लार्ज सम ऑफ मनी एज फॉर हिज डिसेबिलिटी इन द एक्सीडेंट। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। कंपनसेशन का मतलब होता है कोई नुकसान होती है, उसके बदले में जो दिया जाता है, भरपाई की जाती है, उसे कंपनसेशन कहते हैं, यानी क्षतिपूर्ति। वेजेस का मतलब होता है मजदूरी। अलाउंस का मतलब होता है कहीं जॉब करते हैं तो उसके बदले में जो दिया जाता है वो भत्ता होता है, वो अलाउंस होता है। और रीइंबर्समेंट का मतलब होता है रिफंड करना। मान लीजिए कोई ने किसी ने किसी से पैसे उधार लिए, बोले मैं आपको कुछ दिनों बाद वापस कर दूंगा, तो उसको बोलते हैं रीइंबर्स करना, लौटाना, वापस करना। तो अब आप बताइए इसका क्या आंसर आएगा? कंपनसेशन होगा, क्योंकि एक्सीडेंट में जो दिया जाता है वो कंपनसेशन होता है, जिसे बोलते हैं क्षतिपूर्ति या भरपाई। तो आंसर आएगा ए वाला। ए तो होंगे नहीं, बाकी आपको इनके मीनिंग भी पता चल गए हैं। ठीक है, तो ही रिसीव्ड अ लार्ज सम ऑफ मनी, मतलब उसको बड़ा अमाउंट मिला एज कंपनसेशन फॉर हिज डिसेबिलिटी इन दी एक्सीडेंट। डिसेबिलिटी का मतलब कि काम नहीं कर पाएगा, वो अपाहिज हो गया है, डिसेबिलिटी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देयर आर 2 काइंड्स ऑफ फैट्स। देखिए, यहां पर वर्ड यूज हुआ है टू। टू को हम लोग कहते हैं इंग्लिश में ऑर्डिनल नंबर, कार्डिनल नंबर। तो 2 को कहते हैं ऑर्डिनल कार्डिनल नंबर।
कार्डिनल का मतलब 1 2 3 4 और ऑर्डिनल का मतलब होता है फर्स्ट सेकंड। अगर स्टार्टिंग ऑर्डिनल कार्डिनल से हो रही है तो बाद वाला भी कार्डिनल ही आएगा। देयर आर 2 काइंड्स ऑफ फेट्स। देखिए 2 दिया है तो फर्स्ट सेकंड थर्ड तब हम यूज करते जब हम बात करते ऑर्डिनल नंबर की। तो यहां पर आएगा 1, आंसर होगा देयर आर 2 काइंड्स ऑफ फैट्स, वन इज सैचुरेटेड फैट्स, द अदर इज अनसैचुरेटेड फैट। फैट होता है ना मोटापा जिसको बोलते हैं, सैचुरेटेड में संतृप्त, है ना, सैचुरेटेड। ये तो आएगा ही नहीं कि फर्स्ट फिर सेकंड आए। फॉरमोस्ट का मतलब होता है सबसे महत्वपूर्ण, सर्वोपरि होता है, और फर्स्टली का मतलब होता है सबसे पहले। तो इसका आंसर आएगा 1। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। चूज द एप्रोप्रिएट प्रपोजिशन फॉर द गिवन सेंटेंस। डेविड वर्क्स field of network administration while Marty works web designing। देखिए इसका आंसर आएगा इन और इन, क्योंकि इन दी फील्ड ऑफ नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेशन वाइल का मतलब होता है जबकि, जब भी हम कोई कंट्रोवर्शियल बात करते हैं तो वाइल का यूज भी करते हैं कि मैं पढ़ाता हूं जबकि वह बात करता है। आई टीच वाइल ही डिस्कसेस। तो इसका आंसर आएगा डी वाला इन। डेविड वर्क्स इन द फील्ड ऑफ नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेशन वाइल मार्टी वर्क्स इन वेब डिजाइनिंग। ठीक है, तो इसका आंसर डी आएगा। अगर आप एट का प्रयोग करते हैं तो ये किसी स्थान को रिप्रेजेंट करता है जहां कुछ समय के लिए हम वर्क कर रहे हैं, और परमानेंटली कहीं वर्क करते हैं तो इनका प्रयोग करते हैं, इन और एट। ऑन का तो यूज होगा ही नहीं, है ना। ठीक है, तो इसका आंसर डी होगा फिफ्थ वाले का। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। वी आर गोइंग अ वेकेशन द एंड ऑफ अगस्त, अगस्त के अंत तक। तो देखिए कोई डेडलाइन बताना होता है तो हम बाय का प्रयोग करते हैं, बाय द एंड ऑफ अगस्त। तो ये तो डेफिनेटली हमको हेल्प मिल गई कि बाय आएगा, है ना। और यहां पर यूज करेंगे बी आर गोइंग ऑन। गो ऑन का मतलब जारी रखना, कंटिन्यू करना के सेंस में यूज किया गया है। तो इसका आंसर आएगा डी, बी आर गोइंग ऑन अ वेकेशन बाय द एंड ऑफ अगस्त। अगर आप ऑफ या बाय स्टार्टिंग में लगाते हैं तो ये गलत हो जाएंगे। इसका सही आंसर है डी वाला। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अनीता रिमेंबर्ड गोइंग विद ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स फॉर एक्सपीडिशन, जिसका मीनिंग आपको अभी बताया था मैंने। एक्सपीडिशन का मतलब होता है कोई लॉन्ग एंड एडवेंचरस जर्नी को एक्सपीडिशन बोलते हैं, कोई साहसिक यात्रा। तो इसमें आपको भरना है आर्टिकल ए एंड द। आर्टिकल 2 होते हैं, डेफिनेट आर्टिकल द होता है और इंडेफिनेट में आता है ए और एन। इंडेफिनेट होता है ए और एन और डेफिनेट होता है द। क्योंकि यहाँ पर ग्रुप एक ही है, विद अ ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स फॉर द एक्सपीडिशन, क्योंकि पर्टिकुलराइज किया गया है तो हम दा का यूज करेंगे बाद वाले में, और पहले में बोल रहे हैं कि ग्रुप है स्टूडेंट्स का या फ्रेंड्स का, तो ए और द। तो आंसर आएगा पहले वाला, फर्स्ट इज राइट आंसर। एन तो आएगा नहीं, क्योंकि एन का प्रयोग हम तब करते हैं जब कोई शब्द वोवेल से स्टार्ट होता है या वोवेल साउंड से स्टार्ट होता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ टेंस फॉर द गिवन सेंटेंस। आपको करेक्ट फॉर्म लगाना है। वी कैन गो आउट नाउ, वी कैन गो आउट नाउ। अब हम लोग बाहर जा सकते हैं। इट एनी मोर, इसका मतलब एनी मोर अब बारिश नहीं हो रही है। तो डजंट रेन का मतलब हो जाएगा परमानेंट एक्शन। डजंट का प्रयोग कब करते हैं हम लोग? जब हमें ये बताना होता है कि बारिश नहीं होती है। बारिश हो रही है, इट इज रेनिंग। नहीं हो रही, इट इज नॉट रेनिंग। मतलब कोई एक्शन कुछ समय के लिए चल रहा है, टेम्पररी टाइम ऑफ पीरियड के लिए, तो हम उसे प्रेजेंट कंटिन्यूअस से मेंशन करते हैं। इसमें इज आर एम प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म का यूज हम करते हैं, क्योंकि सेंस नेगेटिव है इसका कि वी कैन गो आउट नाउ, इट इज नॉट रेनिंग एनी मोर। तो आंसर आएगा सी वाला। ये नहीं आएंगे, गलत हो जाएगा, क्योंकि ये तो इसलिए नहीं आएगा क्योंकि पहला वाला कैन है। कैन प्रेजेंट को बताता है ना, तो और डेट बताता है पास्ट की घटना को। और नेवर रेन्स का मतलब हो जाएगा कभी बारिश होती ही नहीं है। जो चीज कभी ना हो उसके लिए हम नेवर का प्रयोग करते हैं, नेवर। इसलिए आंसर आएगा 8th का सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। चूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ द टेंस फॉर द गिवन सेंटेंस। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखिए पहला आंसर, दूसरा, तीसरा, चौथा,
कौन सा वाला आएगा? फर्स्ट नहीं आएगा, क्योंकि इसे कहते हैं प्रेजेंट परफेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट, और प्रेजेंट परफेक्ट का यूज हम ऐसे एक्शन को बताने के लिए करते हैं जो पास्ट में स्टार्ट हुआ हो लेकिन प्रेजेंट में खत्म हो गया हो, उसे बताने के लिए। लेकिन इसमें कभी टाइम मेंशन नहीं होता है। जैसे उसने MBA कंप्लीट कर लिया है, ही हैज़ कंप्लीटेड हिज MBA, लेकिन अगर मैंने कहा उसने अपना MBA 2018 में कंप्लीट कर लिया, तो फिर वहां पर वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज करेंगे, क्योंकि एक्शन पास्ट में कंप्लीट हुआ है और टाइम पास्ट का है, तो पास्ट टेंस का यूज करेंगे। लेकिन कोई एक्शन पास्ट में हुआ लेकिन कंप्लीट प्रेजेंट में हुआ या उसका प्रभाव प्रेजेंट में देखने को मिलता है और पास्ट का टाइम नहीं आता, तो हम पास्ट का टाइम नहीं आता तो हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज करते हैं। लेकिन अगर पास्ट का टाइम आता है तो पास्ट इंडेफिनिट का यूज करते हैं, जिसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है। तो इसका जो आंसर है तो हमें मिल गया बी वाला आएगा। लेकिन हेड अराइव्ड क्यों नहीं आएगा? आपके मन में क्वेश्चन और भी होगा कि हेड अराइव्ड क्यों नहीं आएगा। हेड प्लस V3 का यूज हम ऐसे एक्शन को बताने के लिए करते हैं जो एक साथ हैपनिंग होती है, वन बाय वन करके, मतलब दो पैरेलल एक्शंस को बताने के लिए। जैसे डॉक्टर के आने से पहले मरीज मर चुका था, द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर के। सिंगल एक्शन को बताने के लिए हेड प्लस B3 का यूज नहीं होता है, सिंगल एक्शन। जैसे मैंने एक सेंटेंस बनाया, मान लीजिए कि ही हैड कम। ये अगर मैं इतना सेंटेंस बनाकर छोड़ देता हूं तो गलत हो जाएगा। मेरे आने से पहले वो जा चुका था, ही हैड गॉन बिफोर आई केम, ही हैड गॉन बिफोर आई केम। अब तो सही है। मतलब आपको ध्यान रखना है कि हेड प्लस B3 का प्रयोग हम तभी कर सकते हैं जब दो एक्शन हो। सिंगल एक्शन के लिए हेड प्लस B3 का यूज नहीं किया जाता है, और अराइविंग तो होगा ही नहीं, क्योंकि बी वर्ब की फोर्थ फॉर्म का प्रयोग हेल्पिंग वर्ब के पहले, मतलब हेल्पिंग वर्ब के साथ किया जाता है, तो हेल्पिंग वर्ब नहीं दी गई है, इस कारण से ये ऑप्शंस नहीं आएंगे। इसका आंसर आएगा बी वाला। आई अराइव्ड इन बैंगलोर इन द मिडिल ऑफ सितंबर 2005 की बात है, बीच में, मध्य में, सितंबर 2005 की बात। ठीक है, तो आंसर क्या आएगा इसका? बी वाला। बाकी आपको ये भी क्लियर हो गया होगा कि ये क्यों नहीं आएगा। ये तब आता जब टाइम नहीं होता, एक्शन कंप्लीट हो जाता, और ये तब आता जब दो एक्शन होते। सिंगल एक्शन है ना, इसका यूज हम करते नहीं, क्योंकि इसके लिए हेल्पिंग वर्ब का होना जरूरी है। इज आर एम वाज वर, है ना। अगर कोई एक्शन प्रेजेंट का है तो इज आर एम, पास्ट का है तो वाज वर। लेकिन ऐसे एक्शन को बताने के लिए जो टेम्परेरी है, हम कंटिन्यूअस टेंस का यूज करते हैं। ठीक, नेक्स्ट वन देखिए, क्वेश्चन नंबर 10वां। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। चूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ एक्सप्रेशन टू कंप्लीट द सेंटेंस वी आर एक्सट्रीमली सॉरी टू लूज जॉन एज इन द मैकेनिक शॉप। देखिए, एम्प्लॉयड पर्सन और एम्प्लॉइज, क्योंकि आर्टिकल एन बताता है कि कोई व्यक्ति एक है। जब कभी हम लोग ए और एन का यूज करते हैं, वो बताता है ए और एन जो होता है वो वन का वीकर फॉर्म होता है। किसका वीकर फॉर्म होता है? वन का, क्योंकि ये तो कंफर्म हो गया कि ए तो आएंगे नहीं। एन एम्प्लॉयड पर्सन, है ना, ये बोलने की आवश्यकता नहीं है। इसका सही आंसर आएगा बी। कैसे? वी आर एक्सट्रीमली सॉरी, हमें दुख है, टू लूज जॉन एज एन एम्प्लॉय इन द मैकेनिक शॉप। एम्प्लॉयर तो होगा नहीं, है ना, और एम्प्लॉय इज राइट आंसर बी वाला, ये नहीं होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। चूज द ऑप्शन दैट बेस्ट ट्रांसफॉर्म द गिवन सेंटेंस एज डायरेक्टेड। एज डायरेक्टेड का मतलब निर्देश अनुसार हल करो। मान लीजिए, आई वेंट टू हिज हाउस, ही वॉज रीडिंग अ बुक। कंबाइन दी टू सेंटेंसेस इनटू वन सेंटेंस। दो सेंटेंसेस को एक सेंटेंस बनाना है, मतलब क्या करना है? क्लॉज का इस्तेमाल करना है। क्लॉज क्या होता है? देखिए, अगर कोई कहता है कि क्लॉज कितने होते हैं, तो प्रिंसिपल क्लॉज होता है एक सबऑर्डिनेट क्लॉज होता है और एक कोऑर्डिनेटिंग क्लॉज होता है। क्लॉज तीन प्रकार के होते हैं। प्रिंसिपल क्लॉज कभी भी किसी कंजंक्शन से जुड़ा नहीं होता है, सबऑर्डिनेटिंग या कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से जुड़े होते हैं, लेकिन कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से कभी भी कोई सेंटेंस स्टार्ट नहीं होता है। जबकि सबऑर्डिनेटिंग से हम स्टार्ट कर सकते हैं और बीच में भी लगा सकते हैं, लेकिन कोऑर्डिनेटिंग को पहचानने का सबसे आसान तरीका होता है फैन वॉइस, FAN, फैन वॉइस के माध्यम से हम लोग पहचान सकते हैं FANBOYS।
एफ का मतलब होता है फॉर का मतलब होता है क्योंकि, ए का मतलब होता है एंड, एन का मतलब होता है नॉर, बी का मतलब होता है वट, ओ का मतलब अदरवाइज, वाई का मतलब यट और एस का मतलब सो होता है। इसे कहते हैं फैन वॉइस। इसकी सबसे बड़ी खासियत है, इसका यूज हम दो शब्दों को, दो वाक्यों को, दो फ्रेजेस को जोड़ने के लिए करते हैं, लेकिन वो एक समान पार्ट्स ऑफ स्पीच के होने चाहिए। नाउन को नाउन से, एडजेक्टिव को एडजेक्टिव से, वर्ब को वर्ब से, एडवर्ब को एडवर्ब से जोड़ता है। और सबसे बड़ा इसका बेसिक पॉइंट है, कोई भी सेंटेंस कभी भी फैन वॉइस से स्टार्ट नहीं होता, क्योंकि इसे हम कहते हैं कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। इससे कभी कोई सेंटेंस स्टार्ट नहीं होता। तो एक तो इससे सेंटेंस स्टार्ट नहीं होता, और एक इसका हमें पैरामीटर पता चल गया कि फैन वॉइस का मतलब क्या होता है। इसका मतलब सेंटेंस जो स्टार्ट होगा वो किससे होगा, सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से। ठीक है, तो इसका मतलब वाइल आई वेंट टू हिज हाउस ही वाज रीडिंग अ बुक, हम वाइल का प्रयोग नहीं करेंगे। बिफोर आई वेंट टू हिज हाउस ही वाज रीडिंग अ बुक, व्हेन आई वेंट टू हिज हाउस ही वाज रीडिंग अ बुक, और एज आई वेंट टू हिज हाउस ही वाज रीडिंग अ बुक। चूंकि मैं उसके घर गया वह किताब पढ़ रहा था, जब मैं उसके घर गया वह किताब पढ़ रहा था। बिफोर आई वेंट टू हिज हाउस, मैं उसके घर गया जाने से पहले वो किताब पढ़ रहा था, मेरे उसके घर जाने से पहले वो किताब पढ़ रहा था। या वाइल आई वेंट टू हिज हाउस ही वॉज रीडिंग अ बुक, ये सभी गलत हैं। इसका सही आंसर है सी वाला, देख लीजिए आप अच्छे से। व्हेन आई वेंट टू हिज हाउस ही वॉज रीडिंग अ बुक। किसी ने दरवाजा खटखटाया, या जब वह सो रहा था, या जब मैं घर आया, या जब क्लास में टीचर ने प्रवेश किया, स्टूडेंट्स पढ़ रहे थे। When the teacher entered the class, देखिए एंटर के बाद कभी भी इनटू का प्रयोग नहीं करना है। जब उसका मीनिंग होता है स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल, मंदिर या कहीं पर भी प्रवेश करना हो, तो एंटर के बाद इनटू का प्रयोग नहीं करते हैं। तो when the teacher entered the class, when the teacher entered the class, कॉमा लगाना है। देखिए कॉमा लगाया, पंक्चुएशन का पॉइंट है। जब कभी सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन सेंटेंस के स्टार्टिंग में आता है तो दूसरे वाले सेंटेंस को कॉमा से जोड़ते हैं। अगर डबल कंजंक्शन है तो कॉमा नहीं लगाना, जिसको बोलते हैं कोरिलेटिव कंजंक्शन। ठीक है, मतलब आपको क्लॉज की काफी जानकारी मिल गई है इसके माध्यम से, इस क्वेश्चन के माध्यम से। तो मैं बताना चाह रहा था कि जो व्हेन है वो कौन सा क्लॉज कहलाएगा। अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि फाइंड आउट द नेम ऑफ दिस क्लॉज, इसको कहेंगे हम सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज। और ये कौन सा है, एडवर्ब क्लॉज ऑफ टाइम। क्या बता रहा है ये, एडवर्ब क्लोज ऑफ टाइम को बता रहा है, क्योंकि समय का है। देखिए एडवर्ब क्लोज 9 प्रकार के होते हैं। एडवर्ब क्लोज कितने प्रकार के होते हैं, 9 प्रकार के। टाइम, प्लेस, मैनर, कंडीशन, रिजल्ट, रीजन, पर्पज, कॉन्ट्रास्ट। ठीक, तो क्लियर हो गया, आंसर मिल गया सभी को। व्हेन आई वेंट टू हिज हाउस ही वॉज रीडिंग अ बुक। नेक्स्ट वन देखते हैं। कोई भी किसी को भी डाउट हो कमेंट करके पूछ सकते हैं आप लोग। Choose the option that best transform the sentence into its other voice। पैसिव वॉइस बनाना है आप लोगों को इसका। अदर वॉइस का मतलब, क्योंकि ये एक वॉइस है, अब दूसरा वॉइस बनाना है, एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस में आपको ध्यान रखना है सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में, वर्ब की थर्ड फॉर्म। और अगर कोई पैसिव वॉइस मॉडल वर्ब का है तो हम उसमें बीई प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं। ठीक है, तो अ लेटर वॉज रिटर्न by the boy to his parents, और लेटर was returned to his parents by the boy। देखिए ये देखना है, इसको कहते हैं पास्ट इंडेफिनिट। ये पास्ट इंडेफिनिट का जब भी हम पैसिव वॉइस बनाते हैं तो B2 का जब पैसिव वॉइस बनता है वो है was और were, और वर्ब की थर्ड फॉर्म कॉमन है पैसिव वॉइस में। तो डेफिनेटली आपको ढूंढना है was और वर्ब कहाँ दिया गया है। भाई ये तो हो नहीं सकता क्योंकि was were not given। अब इन दोनों में एक आंसर है। अब दोनों में देखना है आप लोगों को कि यहां पर द बॉय रॉट कितने लेटर लिखे थे, एक लेटर। तो आर्टिकल को ड्रॉप नहीं करना। अ लेटर वॉज रिटर्न, ठीक है, किसने लिखा, लड़के के द्वारा, बाय द बॉय। किसको लिख के दिया गया था, अपने पेरेंट्स को, टू हिज पेरेंट्स, है ना। तो यही आंसर होगा, ये वाला नहीं होगा बी वाला, क्योंकि इसमें लेटर लिखा गया है। हाँ, अगर इसमें अ लेटर लिख देते तो दोनों क्लोज हो जाते, दोनों सही होते, लेकिन क्योंकि इसमें सिर्फ एक माइनस छोटा सा अंतर है, इसमें ए का यूज नहीं किया। ठीक है, अ लेटर वॉज रिटर्न बाय द बॉय टू हिज पेरेंट्स, ए आंसर है। बाकी ये दो तो हो ही नहीं सकते हैं। आ रहा है समझ में सभी को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कंप्लीट द सेंटेंस चूजिंग द राइट फॉर्म ऑफ प्रीफिक्स। क्या होता है ये प्रीफिक्स, ये किसी शब्द के आगे आता है
और उसके मीनिंग को बदल देता है। ऑलमोस्ट 99% ये मीनिंग नेगेटिव देता है वर्ड्स का। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, जैसे हम लोग बोल देते हैं डिस, मिस, अन, इन, इर, इम, इल, है ना, और री, री। देखिए एक इन भी होता है, इर भी हो गया, इल भी हो गया, है ना, री भी हो गया। डिस, डिस का प्रयोग हम तब करते हैं जैसे रिस्पेक्ट है, तो उसका क्या बनेगा, डिसरिस्पेक्ट। क्वालिफाई है, क्या बोलोगे, डिसक्वालीफाई। कोई स्पेलिंग आती है आप लोगों को, क्या बोलोगे, मिस स्पेल्ड, मिस कम्युनिकेशन, मिस गाइड करना किसी को, है ना, मिस डीड होता है। हैप्पी का क्या बनेगा, अनहैप्पी, है ना। इनका प्रयोग कब करेंगे, एक इन भी होता है ना, इनकरेक्ट, है ना, इनएप्रोप्रिएट, इनएप्रोप्रिएट, अप्रोप्रिएट का क्या होगा, इनएप्रोप्रिएट, ठीक है, इन लग जाता है। आईआर का प्रयोग कब करोगे, रिस्पॉन्सिबल का क्या होगा, इरिस्पॉन्सिबल, है ना, इरिस्पॉन्सिबल। तो आईआर, कोई मॉर्टल है तो उसका क्या बनेगा, इमॉर्टल, मॉर्टल का इमॉर्टल। अब जैसे मान लो कोई चीज पढ़ने लायक है ना, लेजिबल, तो क्या बनेगा, इलेजिबल। कोई चीज लीगल है तो क्या बनेगा, इलीगल। और री अरेंज का क्या बनेगा, री अरेंज। न्यू का क्या बनेगा, रिन्यू, है ना। तो इसका जो मीनिंग है, इसको पढ़ते हैं रेनेसा, रेनिसेंस, रेनेसा पढ़ते हैं, वैसे इसका सही फोनेटिक्स होता है रेनेसा। तो इसके आगे लगेगा री, इसका हिंदी मीनिंग होता है पुनर्जागरण, नवजागरण या पुनर्जागरण। तो द रेनेसा पीरियड विच मीन्स रीबर्थ रिप्रेजेंट्स द रिवाइवल ऑफ कल्चर। ठीक, तो आंसर तो आपको मिल गया, ए तो नहीं होंगे। और साथ में मैंने ये भी बता दिया कि प्रीफिक्स जो होते हैं वो किसी शब्द के प्रारंभ में लगते हैं और जो सफिक्स होते हैं वो किसी शब्द के बाद में लगते हैं, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए मैंने मेंट लगा दिया किसी में, किसी शब्द के अंत में मेंट, तो क्या होगा, मिसमैनेजमेंट, है ना। और भी बहुत सारे वर्ड्स बन जाएंगे, अरेंजमेंट, इंगेजमेंट, अचीवमेंट, है ना। तो ठीक है, बाकी का मुझे लग रहा है प्रीफिक्स बहुत अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। डिस, मिस, अन, इन, इर, इम, इल और आर, ई। तो इसका आंसर भी मिल गया, री आएगा इसमें एज अ प्रीफिक्स के रूप में, ठीक है। हमने ये बहुत ही अच्छे पेपर बनाए हैं जिससे बच्चों को हेल्प मिले, और डिफरेंट वैरायटी के क्वेश्चंस हैं इसके अंदर, है ना, अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस शामिल किए गए हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको फाइंड आउट करना है इसमें एडजेक्टिव कौन सा है और जो करेक्ट एडजेक्टिव है। प्रोसेस ऑफ रिजर्वेशन बेस्ड ऑन कास्ट लाइन्स इज द वेन ऑफ आवर कंट्री। कास्ट लाइन्स इज द वेन ऑफ आवर कंट्री। वेन मतलब होता है ना, एक तरह से वेन मतलब वो वेन नहीं है, वो वेन की स्पेलिंग ही होती है। ये वेन मीन्स प्रतिबंध लगा देना, है ना, वेन, ये वेन मतलब अभिशाप होता है। तो ठीक है, तो इसका आंसर देखिए, ऑब्स्टिनेट का मतलब जिद्दी होता है ना। परसुएसिव मीन्स किसी को गुमराह, तो इसका आंसर आएगा एब्सोल्यूट। द एब्सोल्यूट प्रोसेस ऑफ रिजर्वेशन बेस्ड ऑन कास्ट लाइन्स इज द वेन ऑफ आवर कंट्री। हमारे देश के लिए एक अभिशाप है ना। बेस्ड ऑन कास्ट लाइन्स इज द वेन ऑफ आवर कंट्री, ए आएगा, ये आंसर नहीं हो सकते हैं। एब्सोल्यूट प्रोसेस, एब्सोल्यूट एक एडजेक्टिव है, एब्सोल्यूट, है ना। ठीक, नेक्स्ट वन देखते हैं। Choose the correct form of tense for the given sentence. Mr. Smith realized that he his notes at home and refused to make a speech. अब देखिए आप लोग, अब क्या आएगा इसका आंसर। मिस्टर स्मिथ रियलाइज्ड, मिस्टर स्मिथ को रियलाइज हुआ दैट ही लेफ्ट हिज नोट्स एट होम एंड रिफ्यूज टू मेक अ स्पीच। मान लीजिए यहाँ पर दैट लगाया गया है, इट मीन्स दैट ये जो डायरेक्ट नरेशन था तो उसको इनडायरेक्ट में कन्वर्ट किया गया, और जब इनडायरेक्ट में कन्वर्ट किया गया तो पास्ट इंडेफिनिट का बनेगा पास्ट परफेक्ट। और ये भी कह सकते हैं कि इसमें दो एक्शन हैं अलग अलग, इसके कारण इसका आंसर आएगा हेड लेफ्ट। देखिए ये दोनों तो बिल्कुल भी नहीं आ सकते, क्योंकि ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है V2, और V2 के साथ में सीक्वेंस ऑफ टेंस का कॉम्बिनेशन बनना चाहिए, जो कि बन ही नहीं रहा है।
हैड बीन, लिविंग का प्रयोग हम तब करते हैं जब कोई एक्शन पास्ट में स्टार्ट हुआ हो और पास्ट में चल रहा हो, उसे बताने के लिए हम पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का यूज करते हैं। और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का प्रयोग हम ऐसे एक्शन को बताने के लिए करते हैं जो पास्ट में स्टार्ट हुआ हो और अभी भी चल रहा हो, उसे बताने के लिए प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का प्रयोग करते हैं, जिसमें टाइम के रूप में सिंस और फॉर का यूज किया जाता है। सिंस का प्रयोग निश्चित समय के लिए और फॉर का प्रयोग अनिश्चित समय के लिए। और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का प्रयोग हम ऐसे एक्शन को बताने के लिए करते हैं जो अभी स्टार्ट नहीं हुआ है, जो स्टार्ट होगा और आगे भी चलता रहेगा, उसे बताने के लिए हम यूज करते हैं फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का। क्लियर? तो इसका जो आंसर है वो ए भी नहीं होगा, आंसर है इसका डी है। ठीक, क्योंकि और कोई सा हम लगा ही नहीं सकते। लीव्स इज अ B5 कहलाती है ये प्रेजेंट परफेक्ट है, जो कि पहला ऑलरेडी पास्ट में है तो बाद वाला भी पास्ट में ही होना चाहिए। ठीक, तो 15वें का आंसर है डी वाला। तो बहुत बढ़िया। नेक्स्ट वन देखिए, चूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ कंजंक्शन फॉर द गिवन सेंटेंस। द फूड वॉज सो गुड, आई एट ऑल ऑफ इट। मैंने पूरा खा लिया, इतना अच्छा था। मतलब यहाँ पर चाहते तो एक डेलिशियस वर्ड का यूज भी कर सकते थे। डेलिशियस का मतलब होता है स्वादिष्ट, जिसका एक सिनोनिम होता है पैलेटेबल। पैलेटेबल का मतलब भी डेलिशियस होता है। डेलिशियस ये होता है स्वादिष्ट, पैलेटेबल। ठीक है, हम इसका आंसर देखते हैं। इसका आंसर आएगा बी वाला, क्योंकि सो दैट होता है। सो दैट का प्रयोग हम नेगेटिव और एफर्मेटिव दोनों सेंटेंस के लिए करते हैं। अगर मैं बोलूं बॉक्स इतना भारी है कि मैं इसे उठा नहीं सकता, द बॉक्स इज सो हैवी दैट आई कैन नॉट लिफ्ट इट। इंग्लिश इतनी सरल है कि मैं इसे आसानी से और 1 महीने में बहुत अच्छे से पूरा कर सकता हूं। इंग्लिश इज सो ईजी दैट आई कैन कंप्लीट दिस विद इन अ मंथ। तो सो दैट का यूज हम कहाँ करते हैं? पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों सेंटेंसेस में सो दैट का यूज करते हैं। इसके साथ में ही एक आता है एडवर्ब टू। हालांकि ये कंजंक्शन है, इसका प्रयोग हम नेगेटिव सेंस में ही करते हैं। एक और आता है इनफ टू, इसका यूज हम, इसमें स्पेस नहीं होता है, पॉजिटिव सेंस में यूज किया जाता है, बट ये एडवर्ब होता है और इसके ठीक पहले लगाते हैं हम लोग एडजेक्टिव। मैं आपको एग्जाम्पल दूंगा अभी इनके। जैसे इसका होगा वह इतना कमजोर है कि चल नहीं सकता। ये तो आंसर तो मिल गया आप लोगों को, बट और थोड़ा सा जानने की कोशिश करते हैं हम लोग। इससे रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम में आता है डेफिनेटली। देखिए, मैंने बोला ही इज सो रिच या ही इज सो वाइज। ही इज सो वाइज दैट ही कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन। सॉल्व दिस क्वेश्चन, वह इतना बुद्धिमान है कि इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकता है। तो इसमें किसका यूज करोगे? टू का करोगे या इनफ टू का? बस ये बताना चाह रहा हूं। इसमें यूज होगा इनफ टू का। कैसे करेंगे? ही इज वाइज इनफ और टू सॉल्व। टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अगर आप चाहते हैं कि टू का यूज होना चाहिए तो देखिए, ही इज सो वीक, WEAK, ये आता है एग्जाम में भाई। ही इज सो वीक दैट ही कैन नॉट वॉक। ही कैन नॉट में स्पेस नहीं दिया जाता, ही कैन नॉट वॉक। अब आपको यूज करना है इसका, तो क्या बनेगा? ही इज टू वीक और टू वॉक। 2 प्लस V1। ठीक है, अच्छे से देखिए, जब भी 2 आएगा तो 2 के तुरंत बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। दिस इज कॉल्ड इंफिनिटिव, एडवांस वर्ब। 2 प्लस V1। बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है। इसका आंसर तो मिल गया है, द फूड वॉज सो गुड दैट आई एट ऑल ऑफ इट। ना तो बट आएगा, ना और आएगा, ना यट आएगा। देखिए, अगर बट का यूज हम करते हैं तो एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव सेंटेंस को जोड़ने के लिए हम बट का प्रयोग करते हैं। एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव सेंटेंस को जोड़ते हैं बट से। और का मतलब होता है दोनों में से कोई एक। यट का मतलब होता है विरोधाभासी वाक्यों को बनाने के लिए। कंट्रोवर्शियल सेंटेंस होता है कि वह मोटा है फिर भी दौड़ सकता है भी। ही इज फैट यट ही कैन रन फास्ट। तो यट का यूज कर सकते हैं आप, है ना। तो इसका जो आंसर है वो तो बी है। मैं करेक्ट कर देता हूं, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाएं। बी दैट आएगा। ठीक है, और ये सो दैट, टू और इनफ टू। इनफ के पहले एडजेक्टिव आएगा और इनफ टू में गैप नहीं होता है।
एडजेक्टिव प्लस एडवर्ब हो गया इनफ, और टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और टू के बाद क्या आएगा एडजेक्टिव, और टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और सो के बाद क्या आएगा एडजेक्टिव। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा क्वेश्चन है। चूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ एक्सप्रेशन टू कंप्लीट द सेंटेंस, इट इज टू वेस्ट टाइम रीडिंग वर्थलेस कंटेंट। बहुत सही है। अभी जो एग्जाम्स होने वाले हैं उसको लेकर कहा गया है कि फालतू का बहुत मटेरियल पड़ा हुआ है, आपको ज़्यादा नहीं पढ़ना बट सिलेक्टेड पढ़ना है जो हमें एग्जाम में हेल्प करे। तो इसका आंसर आएगा एक्सट्रीमली फुलिश। इट इज एक्सट्रीमली फुलिश टू वेस्ट। देखिए 2 प्लस V1 कहलाता है इन्फिनेटिव। क्या कहलाता है? इन्फिनेटिव कहलाता है, जैसे हम लोग एडवांस वर्ब कहते हैं। और 2 प्लस नाउन या प्रोनाउन का ऑब्जेक्टिव केस, आप जानते हो कि ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है? कहलाता है प्रीपोजिशन। क्या कहलाता है? प्रीपोजिशन। इसे कहते हैं हम लोग प्रपोजिशन। 2 प्लस नाउन या 2 प्लस प्रोनाउन का ऑब्जेक्टिव केस कहलाता है प्रीपोजिशन, और 2 प्लस V1 होता है इन्फिनेटिव, जिसे कहते हैं हम लोग एडवांस वर्ब। जैसे आई वॉन्ट टू इन्फॉर्म यू, मैं तुम्हें सूचित करना चाहता हूं। आई वॉन्ट टू इन्फॉर्म यू, तो ये 2 क्या हो गया? इन्फिनेटिव, इन्फॉर्म वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ठीक है, इसका ये वाला और ऑप्शन लगाकर देख लेते हैं। एक ऑप्शन और दिया हुआ है, इट इज वेरी प्रूडेंट टू वेस्ट टाइम। देखिए वेरी का मतलब बहुत, प्रूडेंट का मतलब होता है बुद्धिमानी। तो ये ऐसे बोलेंगे ये बहुत बुद्धिमानी है समय बर्बाद करना, ऐसे कंटेंट्स को पढ़कर जो हमारे लिए उपयोगी ही नहीं है। और हाईली सेंस है ना, भी नहीं होगा। एक्सेसिवली अंडररेटेड का मतलब कम आंकना उसको अत्यधिक रूप से, तो ये भी नहीं होगा, है ना। इसका आंसर जो है वो फर्स्ट वाला है, एक्सट्रीमली फूलिश। इट इज एक्सट्रीमली फूलिश टू वेस्ट टाइम रीडिंग वर्थलेस कंटेंट। ठीक है, नेक्स्ट वन देखिए। Choose the appropriate article for the given sentence. The employees were having essential debate. Essential debate. आपको बताया गया है कि अगर 2 शब्द आते हैं तो पहले वाला एडजेक्टिव होता है, बाद वाला नाउन होता है। और वैसे भी जिस शब्द के अंत में AL आता है वो एडजेक्टिव होता है, चाहे वो प्रैक्टिकल हो, चाहे नेचुरल हो, चाहे एसेंशियल हो, तो एडजेक्टिव है। बट लेटर को, किसी शब्द के पहले लेटर का साउंड देखते हैं, उसके आधार पर हम आर्टिकल का निर्धारण करते हैं। ऑन कॉर्पोरेट गवर्नमेंट इन ऑडिटोरियम, ऑडिटोरियम पब्लिक प्लेस है, प्लेस को बता रहा है। अगर मैं तुमसे पूछूं तुम कहाँ हो अभी, तुम बोलोगे वी आर इन द क्लास। वेयर आर वी आर इन द क्लास, डेफिनेट प्लेस है। तो इसका जो आंसर है वो आएगा एन और द, डी वाला। क्योंकि अगर आप पहले से दा लगाएंगे तो आर्टिकल दा का प्रयोग हम तब करते हैं जब हम किसी ऐसे व्यक्ति, वस्तु या स्थान की बात करते हैं जिसे बोलने और सुनने वाला दोनों जानते हैं, तो हम आर्टिकल दा का प्रयोग करते हैं, जिसे हम कहते हैं डेफिनेट आर्टिकल। और ए और एन का प्रयोग हम ऐसे नाउन के पहले करते हैं जो काउंटेबल होता है और जिसके बारे में बोलने या सुनने वाले में से किसी एक को पता हो या एक को भी ना पता हो। ठीक, और वो नाउन की पहचान बताते हैं। आर्टिकल किसको बताता है? नाउन की पहचान को। तो आंसर तो आपको मिल गया, डी आएगा। पहले में हम भरेंगे एन और दूसरे में आएगा द, क्योंकि एन एसेंशियल डिबेट, एन एसेंशियल डिबेट। अकेला एसेंशियल होता ना तो आप नहीं लगा सकते, क्योंकि एडजेक्टिव के पहले अकेले के आर्टिकल, जैसे मान लो एक क्वेश्चन आया था, ही इज ब्लैंक ऑनेस्ट। ऑनेस्ट क्या आएगा इसमें? कुछ भी नहीं भरना, इसको खाली छोड़ना है, क्योंकि आर्टिकल जो है वो नाउन की पहचान बताता है। आर्टिकल नाउन की पहचान बताता है। अगर नाउन ही नहीं है तो आप आर्टिकल कैसे लगा सकते हैं ना। तो ठीक है, आंसर आएगा डी। ये तो आएंगे ही नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Choose the appropriate proposition for the given sentence. Don't jump conclusions. We don't really know all the facts. बहुत शानदार कॉन्सेप्ट है, सीखने की कोशिश करना है, कुछ नया सिखाने की कोशिश करते हैं। देखिए, जंप के बाद हम एट का यूज करते हैं, जंप के बाद हम टू का यूज करते हैं, और जंप के बाद इनटू का यूज भी करते हैं। इनटू का यूज कब करते हैं? जब कुआं, खाई, नदी, तालाब में गहराई में गिरते हैं गतिशील अवस्था में, तो इनटू आता है। सबको याद है, ये सबको बन जाएगा कि ही जंप्ड इनटू द रिवर। लेकिन जब हम किसी ऑफर को स्वीकार करते हैं तो एट का प्रयोग करते हैं,
ऑफर के लिए किसका यूज करेंगे? एट का। और जंप टू किसके लिए करेंगे? कंक्लूजन के लिए। जब हम किसी निष्कर्ष पर पहुंचते हैं तो जंप टू का यूज करते हैं, और किसी ऑफर को स्वीकार करते हैं तो जंप एट का प्रयोग करते हैं, और कुआं, खाई, नदी, तालाब में गिरते हैं गतिशील अवस्था में तो इनटू का प्रयोग किया जाता है। क्लियर हो गए तीनों कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से? जंप एट, जंप टू, जंप इनटू। तो इसमें क्या आएगा? जंप टू। डी आंसर है इसका, जंप टू, क्योंकि कंक्लूजन को बताने के लिए जंप टू का यूज करते हैं, ऑफर को बताने के लिए जंप एट का, और गहराई में गिरने के लिए जंप इनटू का प्रयोग किया जाता है। ये नहीं होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब दैट इज इन एग्रीमेंट विद द सब्जेक्ट। इसको हम बोल सकते हैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का क्वेश्चन। देखिए, यदि दो शब्द किसी प्रपोजिशन से जुड़े हों तो पहले वाला जो शब्द होता है वो सब्जेक्ट कहलाता है और बाद वाला ऑब्जेक्ट होता है, और वर्ब हमेशा सब्जेक्ट के अनुसार आती है। वर्ब किसके अनुसार आती है? सब्जेक्ट के अनुसार आती है। देखिए, मदर एक ही है, अलोंग विद। इस तरह का क्वेश्चन मैंने एक बार और आपको एक्सप्लेन किया है, और एक प्रैक्टिस सेट में और भी डिस्कस किया है कि अ मैन विद हिज वाइफ एंड 5 चिल्ड्रन इज गोइंग टू मार्केट। A man with his wife and 5 children is going to market, not are, क्योंकि सब्जेक्ट कौन है? A man। यहां पर सब्जेक्ट कौन है? मदर, है ना? इससे कोई मतलब नहीं, ये तो ऑब्जेक्ट है, सॉरी प्रपोजिशन है, और ये डॉटर जो है वो इसका ऑब्जेक्ट है। किसका? प्रपोजिशन का। प्रपोजिशन कौन है? along with her daughter। तो ये प्रपोजिशन, इतना पार्ट जो है वो प्रपोजिशन है, और ये पूरा ये इसका ऑब्जेक्ट है, हर डॉटर। टेनिस ऑन संडेज, और यहां पर संडेज मतलब रेगुलर, डेली के सेंस में यूज किया जा रहा है। आपको कुछ वर्ड्स याद करने रहेंगे जिन्हें हम एडवर्ब ऑफ टाइम कहते हैं। जैसे मान लीजिए लिख दिया जाए डेली, एवरीडे, एवरीडे, रेगुलरली, रेगुलरली, तो आपको यूज करना है V1 या V5 का। V1 या V5 का मतलब होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट। यदि सिंगुलर सब्जेक्ट होगा तो V5 का यूज करोगे, प्लूरल सब्जेक्ट होगा तो V1 का यूज करेंगे। इसके अलावा कुछ वर्ड्स और भी हैं जो मैं आपको मेंशन करता हूं। देखिए, ये वर्ड्स तो ठीक है, इसके अलावा आप याद कर लेना। ये मैं लिखने जा रहा हूं, कुछ वर्ड्स हैं जो एडवर्ब्स कहलाते हैं, जो हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीचों बीच आते हैं। इसका आंसर तो मिल ही जाएगा आपको अभी, है ना? है ही इसका। तो देखिए, आप ये वर्ड्स याद कर लेना, बहुत हेल्प मिलेगी आपको भी एग्जाम्स में। जैसे जनरली, यूजुअली, ओकेजनली, ऑलवेज, सेल्डम, सेल्डम, ऑफन, नेवर। इसका हिंदी भी कर देता हूं मैं। इन वर्ड्स का यूज प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में किया जाता है। जनरली या यूजुअली का मतलब होता है आमतौर पर या प्राय। ऑलवेज, ओकेजनली मतलब कभी कभी, सेल्डम मीन्स कभी कभी, ऑफन मीन्स अक्सर, और नेवर मीन्स कभी नहीं होता है। इनका प्रयोग प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में किया जाता है, और इनकी जगह भी फिक्स होती है भाई। हेल्पिंग वर्ब के बाद में अगर कभी हेल्पिंग वर्ब आए तो, और मेन वर्ब के ठीक पहले, मेन वर्ब के ठीक पहले। देखिए, ही ऑलवेज, ऑलवेज कम्स लेट, कम्स लेट। अगर ऐसा दिया है कभी तो ऑलवेज कम्स होगा। ही ऑलवेज स्पीक्स हिंदी, वो हमेशा हिंदी बोलता है। ही ऑलवेज स्पीक्स हिंदी। याद कर लेंगे, मैं वापस से रिकॉल कर रहा हूं, बहुत महत्वपूर्ण है। एडवर्ब ऑफ टाइम कहलाते हैं और फ्रीक्वेंसी के रूप में जाने जाते हैं एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। जनरली, यूजुअली, ओकेजनली, ऑलवेज, सेल्डम, ऑफन और नेवर, इनका प्रयोग प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में किया जाता है। और इससे पहले जो लिखाई थे डेली, एवरीडे या रेगुलरली, इनका प्रयोग हम लास्ट में करते हैं मेन वर्ब के, मतलब बाद में, मतलब लास्ट में, सेंटेंस के लास्ट में। जैसे हम लोग बोलते हैं ना टाइम बताने के लिए, तो टाइम हमेशा लास्ट में आता है, मैनर, प्लेस और टाइम के रूप में। तो इसका आंसर बता दूं पहले, तो मैंने भूल जाए। मदर अलोंग विद हर डॉटर, मदर एक ही है तो प्लेस आएगा। क्या आएगा? प्लेस। डी वाला आंसर आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि सब्जेक्ट कौन है भाई? मदर। वर्ब किसके अकॉर्डिंग आएगा? सब्जेक्ट के। तो डी आंसर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन कराना उद्देश्य नहीं है, और क्वेश्चंस बन जाएंगे आपको इनके माध्यम से, ये मेरा उद्देश्य है।
देखिए ह्यूमन, ह्यूमन, ह्यूमनिटेरियन और ह्यूमिलिएटिंग। ऑल सिविलाइज्ड नेशंस, सभी सभ्य राष्ट्रों को नाउ बिलीव, सभी सभ्य राष्ट्र जो है बिलीव करते हैं इन ट्रीटमेंट ऑफ प्रिजनर्स। प्रिजनर्स का मतलब होता है कैदी। तो देखिए अब आप कंफ्यूज हो गए यहाँ पर कि ये वाला ह्यूमन लगाएंगे, ऐसे बहुत सारे इंग्लिश के वर्ड्स होते हैं। जैसे एक वर्ड आता है इंग्लिश में अर्बन, अर्बन, URBANE, अर्बन। इन दोनों में क्या अंतर है? देखिए जो पहले वाला अर्बन है उसका मतलब होता है रिलेटेड टू सिटी, शहर से संबंधित, मतलब शहरी अर्बन। दूसरे वाले अर्बन का मतलब होता है पोलाइट, शिष्ट होता है, सभ्य होता है, इसका मतलब होता है सभ्य या शिष्ट। और इस अर्बन का मतलब होता है शहरी। इंग्लिश में लिखते हैं तो बनेगा रिलेटेड टू सिटी, अर्बन। ऐसे ही इस ह्यूमन का मतलब होता है मानवीय, मानवीय मतलब ये एडजेक्टिव है इंग्लिश ग्रामर में, और इसको इंग्लिश में बोलोगे रिलेटेड टू ह्यूमन, रिलेटेड टू ह्यूमन, ये मानव से संबंधित। किससे संबंधित? मानव से। तो यहां पर अगर हम बात करें तो ह्यूमन का मतलब सिर्फ मानव होता है और ह्यूमन का मतलब मानवीय होता है। ये नाउन होता है और ये एडजेक्टिव होता है। तो यहां पर ट्रीटमेंट जो है वो नाउन है। ट्रीटमेंट क्या है? नाउन है। शायद आपको याद हो मैंने कुछ आपको सफिक्स बताए थे कि जिन शब्दों के अंत में मेंट आता है, अरेंजमेंट, एंगेजमेंट, अचीवमेंट, मैनेजमेंट, है ना, और बहुत सारे डिप्लोमेंट, है ना, डेवलपमेंट इत्यादि एटसेट्रा। तो इसका आंसर होगा बी वाला, ह्यूमन ट्रीटमेंट ऑफ प्रिजन, है ना। इसका मतलब तो होता है किसी की इंसल्ट करना, किसी को नीचे दिखाना, है ना। ह्यूमनिटेरियन, है ना, मानवीय, ह्यूमन। ऐसी अर्बन और अर्बन दोनों ही एडजेक्टिव्स हैं। और भी ऐसे काफ़ी वर्ड्स आते हैं, जैसे कई बार बच्चे पूछते हैं कि ये आइडल, IDOL होता है, एक आइडल ये वाला भी होता है IDE, एक आइडल, थोड़ी सी वोकैब्युलरी इंप्रूव कर लें, ये आइडल होता है, और एक आइडल, आइडियल होता है ये आइडल मीन्स होता है मूर्ति, मूर्ति। ये होता है बेकार, जॉबलेस या बेकार। और ये आइडल मीन्स होता है आदर्श, जिसे हम लोग पैरागॉन कह सकते हैं, ये एडजेक्टिव होता है। और ये बेकार, ये भी एडजेक्टिव होता है, और ये नाउन होता है। ठीक है, ये आदर्श होता है, इसका हिंदी आदर्श इसका, और इसका मतलब होता है बेकार, बेकार, जॉबलेस। और ये मूर्ति होता है स्टैचू। ठीक, 3 वर्ड्स आपको। ऐसे वर्ड्स को इंग्लिश में कहा जाता है होमोफोन्स। क्या होता है होमोफोन्स? जब साउंड एक हो, स्पेलिंग और मीनिंग अलग अलग हो, तो उसे कहते हैं हम लोग होमोफोन्स। क्लियर हो गया सभी को? जब साउंड अलग हो, साउंड एक हो, स्पेलिंग और मीनिंग अलग अलग हो, उसे कहते हैं हम होमोफोन्स। तो इसका आंसर आएगा बी वाला, ह्यूमन ट्रीटमेंट ऑफ प्रिजनर्स। ठीक है, नेक्स्ट वन देखिए, यू प्लीज वेक मी अप सो अर्ली ऑन संडे। डेयर, मस्ट, मे, वुड। डेयर का प्रयोग हम तब करते हैं जब हिम्मत या साहस की बात की जाए। मस्ट का प्रयोग हम तब करेंगे जब कंपल्सन की बात की जाए। मे का यूज हम तब करते हैं जब परमिशन या पॉसिबिलिटी बताना हो। बट जब हम लोग परमिशन मांगते हैं और मे का यूज करते हैं तो प्लीज का यूज नहीं करते हैं। एक विशेष महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन है कि मे आई कम इन सर प्लीज नहीं होता है। मे जो होता है वो अपने आप में ही बहुत ही ज़्यादा मतलब फॉर्मल वर्ड होता है और ऑफिशियल वर्ड होता है, इसलिए इसके साथ कभी प्लीज़ का प्रयोग नहीं करते हैं, है ना। तो इसलिए ये तो आंसर नहीं होगा इसका, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं। इसका आंसर होगा वुड यू प्लीज़ वेक मी अप सो अर्ली ऑन अ संडे। क्या आप मुझे संडे के दिन जल्दी उठा देंगे? तो पोलाइट रिक्वेस्ट को बताने के लिए हम वुड का या कुड का या विल का यूज़ करते हैं। इन तीनों का यूज़ प्रेजेंट टेंस में पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए किया जाता है। वुड, कुड और विल। वुड, कुड और विल का प्रयोग सेंटेंस के प्रारंभ में पोलाइट रिक्वेस्ट को बताने के लिए प्रेजेंट टेंस में किया जाता है। ठीक, डेयर का प्रयोग हम हिम्मत या साहस के रूप में यूज़ करते हैं, और मस्ट कंपल्सन को बताता है, और मे
पॉसिबिलिटी या परमिशन को बताता है। ठीक है, चलिए आंसर मिल गया आपको इसका आंसर है वुड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हैज बीन सिलेक्टेड फॉर द पोस्ट ऑफ प्रिंसिपल। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये वाला भी। मिसिस मीनाक्षी हैज बीन सिलेक्टेड फॉर द पोस्ट ऑफ प्रिंसिपल। आप लोगों ने आर्टिकल पढ़े हों तो आर्टिकल में कॉन्सेप्ट है कि आर्टिकल ए और एन का यूज सम या असर्टेन के सेंस में, असर्टेन मतलब अनिश्चित, असर्टेन के सेंस में प्रॉपर नाउन के पहले किया जाता है। कौन से नाउन के पहले कर सकते हैं भाई? प्रॉपर नाउन के पहले। मान लीजिए मैंने कहा उसने एक संगीता नाम की लड़की से शादी कर ली, ही मैरिड टू आ संगीता, तो हम नहीं जानते कौन है वो, तो यहाँ पर आंसर जो आएगा वो ए वाला आएगा। इसका मतलब होता है अ मिस्टर, अ मिसेस मीनाक्षी, मतलब कोई, सम के सेंस में यूज किया गया है। अ मिसेस मीनाक्षी का मतलब हुआ सम, मतलब आर्टिकल ए और एन का यूज सम या सर्टेन के सेंस में प्रॉपर नाउन के पहले किया जाता है। अब आपको पता होना चाहिए प्रॉपर नाउन क्या होता है। जो प्रॉपर व्यक्ति को, प्रॉपर वस्तु को या प्रॉपर स्थान को बताता है उसे हम प्रॉपर नाउन कहते हैं, है ना। इसलिए इसका आंसर आएगा सी वाला। हम आर्टिकल दा का यूज तो करते नहीं है प्रॉपर नाउन के पहले, है ना, और करते भी हैं तो वो दुनिया में एक हो या यूनिक हो तो हम उसके साथ आर्टिकल दा का यूज करते हैं। ठीक, तो ये होगा नहीं आंसर, एनी का मतलब है ही नहीं, और ये तो नॉर्मल हो जाएगा। जिसको हम, अगर मान लीजिए आप ये वाला आंसर लगाते हैं तो इसका मतलब ये माना जाएगा कि मिसेस मीनाक्षी को हम लोग जानते हैं, है ना। अ मिस्टर गुप्ता केम हियर, अ मिस्टर गुप्ता केम हियर टू मीट मी यस्टरडे। कल कोई मिस्टर गुप्ता मुझसे मिलने आए थे। अ मिस्टर गुप्ता केम हियर टू मीट मी यस्टरडे, तो इसका मतलब क्या होगा? सम मिस्टर गुप्ता या सर्टेन मिस्टर गुप्ता। अ सर्टेन मिस्टर गुप्ता, सर्टेन का मतलब निश्चित नहीं होता भाई, अ सर्टेन का मतलब होता है अनिश्चित। सर्टेन के बाद में सिंगुलर नाउन आता है और सर्टेन के बाद में प्लूरल नाउन का यूज करते हैं। अगर यह हटा दोगे ना तो सर्टेन बुक्स होगा, सर्टेन स्टूडेंट्स होगा और अ सर्टेन बुक होगा। ठीक है, तो आंसर मिल गया, इसका सी आएगा। आर्टिकल का क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फिल इन द ब्लैंक। आई रादर डाई देन ज्वाइन द गैंग ऑफ टेररिस्ट। भाई गैंग ऑफ टेररिस्ट को ज्वाइन करने से बेहतर है कि मैं अपने आप को मार दूं, या ठीक है तो ऐसे बोलते हैं कि मैं मर जाऊंगा लेकिन झुकूंगा नहीं। आई वुड रादर डाई देन बेंड। बेंड की स्पेलिंग क्या होगी? BEND। बेंड का मतलब होता है झुकना, झुकना। बेंड मीन्स झुकना। वो एक बेंड और होता है BAND, इसका मतलब होता है म्यूजिशियंस का समूह, ग्रुप ऑफ, है ना। कलेक्टिव नाउन के रूप में हम बेंड का प्रयोग करते हैं तो वो BAND होता है, और ये BEND का मतलब होता है झुकना। तो आई रादर डाई देन ज्वाइन, तो इसका आंसर आएगा वुड रादर। क्या होगा आंसर? वुड रादर। ये कॉम्बिनेशन में चलता है, कंपैरिजन बताने के लिए हम इसका प्रयोग करते हैं। ही वुड रादर स्पीक हिंदी देन इंग्लिश, तो ही वुड रादर डाई देन ज्वाइन द गैंग ऑफ टेररिस्ट। ठीक है, आंसर आएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दिस इज अ गुड फॉर द स्कूल। ये भी होमोफोन्स का ही क्वेश्चन है क्योंकि सबका साउंड एक जैसा है। इसका मतलब भी साइट है, इसका मतलब भी साइट, ये भी साइट और ये स्पॉट। दिस इज अ गुड साइट। देखिए इसका मतलब होता है दृष्टि, विजन। साइट मतलब विजन, विजन। हालांकि विजन का प्रयोग हम तब करते हैं जब फ्यूचर के सेंस में हम देखते हैं कि मेरा तुम्हारा 2024 का विजन क्या है। हालांकि हम बोल सकते हैं दृष्टि, है ना, दृश्य। साइट मीन्स होता है कहना, कहना, ये वर्ब होती है। इस साइट का मतलब होता है प्लेस, और ऐसा प्लेस, है ना। दिस इज अ गुड साइट फॉर दी स्कूल, मतलब जहां पर कोई निर्माण किया जा सकता है उसको हम लोग बोलते हैं साइट। और इस स्पॉट का मतलब होता है कोई स्थान। तो इसका जो आंसर है वो होगा साइट, सी वाला। द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज SITE, साइट, जो कि नाउन है। साइट क्या है? ग्रामेटिकली नाउन है। तो इसमें आप भर दीजिए SITE, क्या बनेगा? दिस इज अ गुड साइट फॉर दी स्कूल, के लिए जगह अच्छी है। ठीक है, तो आंसर क्या आएगा? सी वाला, साइट, SITE, साइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आइडेंटिफाई द करेक्ट स्पेलिंग इन दी फॉलोइंग। ट्यूशन का स्पेलिंग क्या होगा? हम लोग ट्यूशन है, वैक्यूम का स्पेल क्या होगा? एक वैक्यूम होता है ना, VACWM, यही होगा सही, वैक्यूम, है ना।
वैक्यूम। ऐसे ही बहुत सारे वर्ड्स का स्पेलिंग पूछे जाते हैं। सेपरेट का स्पेलिंग क्या होगा? सेपरेट, मैं सही वाला लिख देता हूँ, सेपरेट है ना, सेपरेट। और भी एक जरूर आएगा आप लोगों को, पटवारी या कोई भी एग्जाम होता है व्यापम का जनरली, तो 1 नंबर का या 1 नंबर का आएगा करेक्ट स्पेलिंग, 1 नंबर का आएगा करेक्ट स्पेलिंग और एक का आएगा मिस स्पेल्ड, फाइंड करना। तो इसका जो आंसर है वो देखिए बी आएगा, ट्यूशन, TUITION। हम लोग क्या ये वाला भी, मतलब ये वाला भी सही मान लेते थे, ट्यूशन, TUITON ना। तो ये आंसर है बी वाला, ट्यूशन, करेक्ट स्पेलिंग ट्यूशन। ठीक है, नेक्स्ट वन देखिए, सेलेक्ट द करेक्ट क्वेश्चन टैग ही हार्डली गोज टू हिज नेटिव प्लेस। क्या आएगा? ही हार्डली गोज टू हिज नेटिव। नेटिव का मतलब होता है मूल निवासी, जैसे डोमिसाइल बोलते हैं, नेटिव मतलब स्वदेशी, अपनी मूल जगह पर। नेटिव सर्टिफिकेट बनवाते हैं ना मूल निवासी, तो हिज नेटिव प्लेस। तो क्वेश्चन टैग बनाना है। देखिए आपकी जानकारी के लिए बता देता हूँ, हार्डली, स्कार्सली, रेयरली, वेयरली, सेल्डम, नेवर, ये अपने आप में नेगेटिव होते हैं। जब भी हम इनका क्वेश्चन टैग बनाते हैं तो अफर्मेटिव बनता है। और एक और विशेष बात, जब भी आप लोग क्वेश्चन टैग बनाते हो तो उसमें प्रोनाउन का यूज करते हैं सब्जेक्ट के रूप में, ना कि नाउन का। अगर यहाँ पर मोहन होता, पंकज होता, तो हम उसका प्रोनाउन यूज करते, ही सी। सीता होती तो सी और मोहन होता तो ही। तो इसका आंसर आएगा ही हार्डली गोज टू हिज नेटिव प्लेस का आंसर आएगा डज ही। क्यों? क्योंकि ये पहले से ही नेगेटिव है, ये नहीं हो सकता। ठीक है, क्लियर हो गया सभी को? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एनिहिलेट मीन्स क्या होता है? इसका मतलब होता है डिस्ट्रॉय करना, समाप्त कर देना, खत्म कर देना। तो देखिए डिस्टर्ब का मतलब तो परेशान करना, क्रिएट का मतलब बना देना नया, और लव मीन्स आपको पता ही है, तो आंसर आएगा डिस्ट्रॉय, टू डिस्ट्रॉय। मीन्स का मतलब होता है सिनोनिम्स, है ना, समानार्थी। क्रिएट मीन्स उत्पन्न, डिस्टर्ब परेशान, और टू डिस्ट्रॉय। चलिए क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन पंक्चुएशन का क्वेश्चन है, 1 नंबर का। पंक्चुएशन आपको आ सकते हैं, आपको क्वेश्चन टैग हैं, पंक्चुएशंस हैं, इडियम्स हैं, वन वर्ड्स हैं, एंटोनिम, सिनोनिम है ना, फिल इन द ब्लैंक, स्पेलिंग करेक्शन है। ये क्वेश्चंस मेन देख लेना आप लोग थोड़ा सा। देखिए, चूज द ऑप्शन विद अप्रोप्रिएट पंक्चुएशन इंसर्टेड इन द गिवन सेंटेंस। वी सा काउज, बफेलोज, डंकीज एंड हैंड्स इन दी ब्लेज। ये तो उन्होंने दे दिया। अब आपको इनमें से चारों में से एक सिलेक्ट करके बताना है कि कौन सा वाला सही है। क्योंकि कॉमा का प्रयोग हम एक से अधिक शब्दों को जोड़ने के, 2 से अधिक शब्दों को जोड़ने के लिए करते हैं। अगर 2 होते, जैसे मैं बोलता अंकित एंड योगेश आर लर्निंग इंग्लिश, अगर मैं अंकित और योगेश की बात करूं तो एंड से ही काम चल जाएगा। लेकिन मैंने मनीष और पंकज को भी जोड़ना चाहा तो फिर मुझे कॉमा का यूज करना पड़ेगा 2 से ज़्यादा को जोड़ने के लिए। तो देखिए, वी सा, इसको बोलते हैं हम लोग सेमी कॉलन। एक फुल स्टॉप प्लस कॉमा को सेमी कॉलन कहा जाता है ना। कॉमा का मतलब होता है रुकना और फुल स्टॉप का मतलब होता है ठहरना पूरी तरह से। कॉमा का मतलब होता है ठहरना, और फुल स्टॉप का मतलब पूर्ण विराम, पूरी तरह से रुक जाना। तो दोनों का कॉम्बिनेशन। तो देखिए, ये तो होगा नहीं पहला, बी सा काउज, बफेलोज, टंकी ऐसे ही जोड़ दिया, है ना। दूसरा भी नहीं होगा, क्योंकि इसमें इन्होंने क्या यूज़ किया है, कहीं पर सेमी कॉलन कर दिया तो कहीं पर कॉमा, है ना, सेमी कॉलन, गलत हो जाएगा। डी वाला और देख लेते हैं पहले, वी सा काउज, बफेलोज, ये तो भूल ही गए, यहाँ पर लगा दिया कॉलन, इसको कहते हैं कॉलन, ये कॉलन, तो ये भी नहीं होगा। तो अब आंसर कौन सा वाला है? सी वाला। ठीक है, 29 का क्या आएगा? सी। चलो नेक्स्ट वन देखते हैं। He has all the facilities, he doesn't make use of them. उसके पास सभी सुविधाएं हैं बट उनका यूज नहीं करता है। क्या आएगा आंसर? देखिए, एंड का प्रयोग 2 साधारण सेंटेंसेस को जोड़ने के लिए करते हैं और बट का एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव सेंटेंस को जोड़ने के लिए करते हैं। तो इसका जो आंसर है, he has all the facilities but he doesn't make use of them। आइदर का मतलब होता है दोनों में से कोई एक, तो यहाँ तो कोई मतलब नहीं। नॉट ओनली के साथ में बट ऑल्सो आता है, कभी अकेला यूज नहीं कर सकते आप, नॉट ओनली बट ऑल्सो, है ना। और एंड का प्रयोग 2 साधारण को करते हैं, चूंकि यहाँ पे नॉट लगा हुआ है तो इसका आंसर आएगा डी वाला बट। ये आंसर है, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव सेंटेंस को जोड़ने के लिए हम बट का यूज करते हैं। ठीक है, चलिए, थैंक यू फॉर वॉचिंग।